नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में हम रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे और उनको बैलेंस करना सीखेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अपने पास अभिकारक की परिभाषा दी हुई है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये अपने पास अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा दी हुई है, इनको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही के बनना। ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखो, जब अपने पास रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो अपन को क्या क्या प्रेक्षित होता है कि क्या क्या दिखाई देता है। जैसे अपन देख सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे जब दूध से दही बनता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाती है ना, दूध तो द्रव होता है और जैसे दही बनता है तो ठोस बन जाता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे लोहे पर जंग लगता है तो कैसा जंग लगते ही कैसा हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है। और तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ये सभी अपन देख सकते हैं जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तब। अब अपन यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब रासायनिक परिवर्तन को अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला तो है शब्द समीकरण और दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि शब्द समीकरण के द्वारा रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपने पास ये दिया हुआ है शब्द समीकरण द्वारा। तो अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है ना तो अपन को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो अब अपन इसमें देखेंगे कि जो अभिकारक होता है ना उसको तो बाएं हाथ की ओर लिखा जाता है और जो उत्पाद प्राप्त होता है ना अपन को रासायनिक अभिक्रिया में उनको दाएं हाथ की ओर लिखा जाता है। जैसे जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, यहाँ पे अभिकारक है तो इन दोनों किधर लिखेंगे, LHS में, और एक एरो लगा के फिर अपन दाएं हाथ की ओर क्या लिख देंगे, जो अपन को उत्पाद प्राप्त हो। अब जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो अपन को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो अभिकारक को किधर लिखेंगे, बाएं हाथ की ओर। और जो अपन को रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद उत्पन्न होगा उसको किधर लिखेंगे, दाएं हाथ की ओर। तो यह तरीका ही क्या कहलाता है, अपना शब्द समीकरण होता है। शब्द समीकरण में इसको ऐसे लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन को। अब हम अपन क्या देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के रूप में रासायनिक परिवर्तन को लिखना सीखेंगे। कैसे लिखते हैं, अब इनको भी लिखते तो वैसे ही है। अभिकारक को तो बाएं हाथ की ओर लिखेंगे और जो उत्पाद होगा उसको एरो लगा के दाएं हाथ की ओर लिख देंगे। लेकिन इसमें होता यह है तो अब अपन है ना उनको प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखेंगे। जैसे जिंक का प्रतीक Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4a लिख दिया। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnSO4a लिख दिया। और हाइड्रोजन गैस का H2। तो अब अपन इनको प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं। क्या कहलाता है, अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा आएगी अपने पास। रासायनिक समीकरण क्या होती है, देखो, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अपने पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना किसके द्वारा निरूपित की जाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे अपन ने पहले लिखना सीखा प्रतीकों के रूप में। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों की प्रतिक्रिया, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना, ये Zn H2SO4 ये क्या है, प्रतीक है और इनके रासायनिक सूत्र। जैसे जिंक का प्रतीक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का
रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि वो कितने ताप पर संपन्न हो रही, कितने दाब पर, उत्प्रेरक आदि, इनको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तीर के निशान के ऊपर कहाँ, जैसे ये एरो लगाते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। अब अपन आगे देखेंगे इसको कि कैसे लिखते हैं। तो अब देखो, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले अपन को ये समझना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो ना तो नया द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान कम होता है। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के पहले कौन होते हैं, अभिकारक, और उसके पश्चात उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इनमें जो भी अभिकारक भाग लेंगे और उनसे जो उत्पाद बनाएंगे ना, तो अपने वहां पे जो भी परमाणु होंगे इनमें भाग लेने वाले, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कि द्रव्यमान का न तो विनाश किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है, इसलिए संख्या समान होगी। अब देखते हैं अपन आगे। अब अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास स्टेप फर्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे अपने पास एक रासायनिक समीकरण इस प्रकार है कि जब लोहे की पानी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो Fe3O4 और H2 प्राप्त होता है। अपन को क्या करना है कि ऐसे बॉक्स के अंदर लिख के इसको छोड़ देना है, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब अपने पास स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, अपने पास समीकरण में उपस्थित नियमित तत्व के परमाणु है ना, उनकी संख्या नोट कर लेने। जैसे अपने पास फेरस है, तो फेरस की परमाणु संख्या कितनी है, अपने पास अभिकारक में 1 है तो 1 लिख लिया, और उत्पाद में कितनी है, 3, तो 3 लिख लिया। फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु है, 2 है। यहाँ पे कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2 है, तो 2 लिख लिया। और ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं, उत्पाद में 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख लिया। फिर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो अभिकारक में है 1 परमाणु, और यहाँ पे उत्पाद में कितने परमाणु है, 4, तो 4 लिख ले। तो ऐसे कैसे अपन को एक सारणी बना लेनी है। फिर अपन स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अपन स्टेप थर्ड में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। यानी कि ऐसा तत्व जिसके परमाणु सबसे अधिक है। तो अपने पास यहाँ पे सबसे अधिक परमाणु किसके, ऑक्सीजन के थे। ये देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे, 4 परमाणु थे। कहाँ पर थे, उत्पाद पे थे। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पर जो H2 है ना, तो अपन को यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो इसको पूरे को किससे गुणा कर देंगे, H2O को 4 से गुणा कर दिया। ये अपन ने किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। फिर अपन स्टेप 4 में क्या करेंगे, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की बाद संतुलित करेंगे। अब कैसे संतुलित करेंगे, देखो इधर ऑक्सीजन 4 थे, तो यहाँ पर अपन ने 4 से गुणा करके 4 ऑक्सीजन कर दिए। अब अपने पास देखो क्या हो गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे ना, वो कितने हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। और इधर तो कितने रह गए, 2 ही थे। तो अपन ने यहाँ पे किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। और कितने हाइड्रोजन हो गए, अपने पास 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब देखो, अब क्या असंतुलित बचा अपने पास, यहाँ पे फेरस 3 है और यहाँ पे फेरस है ये, तो फेरस को भी 3 से गुणा करके अपन संतुलित कर देंगे। अब देखो 3 फेरस, इधर भी 3 फेरस, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर भी अपने पास 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी अपने पास 4 ऑक्सीजन। तो ये इस तरह से अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो स्टेप 4 में क्या है, सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया की दोनों ओर समान हो गए। तो यहाँ पे अपने इक्वेशन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब आगे देखो, जो अपने पास अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है ना, उत्पाद होता है, उनकी भौतिक अवस्था लिख देते हैं। जैसे ठोस के लिए S लिख देंगे, लिक्विड के लिए यानी कि द्रव के लिए L लिख देंगे, गैस के लिए क्या लिख देंगे, G लिख देंगे, और जलीय अवस्था यानी कि कोई जल में घुला है तो उसके लिए AQ यानी कि एक्वस लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं उनको। जैसे फेरस क्या था, अपने पास ठोस था, लोहा ठोस था, और जल क्या था, वो जल किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, यानी कि वाष्प के फॉर्म में था। और अपने पास जो ऑक्सीजन मुक्त हुई वो
किस फॉर्म में मुक्त हुई, गैस के फॉर्म में मुक्त हुई। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दी, इसकी भौतिक अवस्था लिख दी। अब ऐसे कैसे अगर कुछ आवश्यक परिस्थितियां हो, जैसे कि अभिक्रिया किसी निश्चित ताप पर संपन्न हो रही हो, दाब पर संपन्न हो, कोई उत्प्रेरक लग रहा हो आदि को अपन कहाँ पे लिख देंगे, ये जो तीर का निशान है ना इसके ऊपर लिख देंगे। फिलहाल अपने यहाँ आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता आएगी अपन वहाँ पे लिख के देख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया स्टेप 6 तक। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपने पास क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार है। तो सबसे पहले अभिक्रियाओं का प्रकार कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, इस अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल। जैसे ए और बी को अपने पास दो रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, वो मिलकर कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस कुछ भी हो सकता है, जैसे जीओ यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी अभिकारक मिलकर केवल कितने उत्पाद का निर्माण करेंगे, अपने पास एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब इसके अपन क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखो अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन कोयले का दहन देखते हैं। कोयले का दहन, ये जैसे कार्बन है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, CO2 का। अब कितने अभिकारक हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, दो अभिकारक और कितने उत्पाद का निर्माण हुआ, अपने पास केवल एक उत्पाद का निर्माण। ऐसे देखो जल का निर्माण, जल का निर्माण होगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करेंगे, तो अभिकारक कितने होंगे, 2, और उत्पाद का निर्माण कितने को, 1 का। ऐसे कैसे अपन आइए देखते हैं। तो अब जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है, जब इसको जल में डालेंगे तो अपने पास बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे भी कितने अभिकारक है, 2, और कितने उत्पाद का निर्माण हुआ है, यहाँ पे अपने पास एक उत्पाद का निर्माण हुआ है। देखो कितने का हुआ, एक उत्पाद का निर्माण। तो इसमें भी कितने, 2 अभिकारक, उत्पाद का निर्माण 1। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। तो देखो यह अब अपने पास जो अभिक्रिया आएगा, अगला अभिक्रिया का प्रकार आएगा, वो कौन सी अभिक्रिया का प्रकार आएगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे मान लो कोई अभिकारक है, उन्होंने अभिक्रिया की और उत्पाद का निर्माण किया, तो अब उत्पाद के निर्माण के साथ उसमें से हीट भी निकलेगी यानी कि ऊष्मा भी निकलेगी, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपन। तो इसके उदाहरण देखते हैं तो अपने पास इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि प्राकृतिक गैस का मतलब है मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन। अब मीथेन ये नाम कहाँ से है, ये अपन इसी कक्षा के जो अपने विज्ञान की बुक है उसके चौथे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल याद रख लो कि मीथेन को किससे दर्शाते हैं, CH4 से लिखते हैं। अब जब इसका दहन हुआ, दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन होना, तो एक तो CO2 गैस बनी और क्या बना, H2O यानी कि जल बना। अब जल का भी क्या बनी, जल वाष्प बनी, और साथ में क्या निकली, ऊष्मा निकली। ऐसे कैसे, देखो अपन जब श्वसन यानी कि अपन सांस लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, श्वसन एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। देखो श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, वो 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस किस में टूटता है, एक तो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और किस में टूटता है, पानी में, और उससे क्या निकलती है, ऊष्मा। और ये जो ऊष्मा निकलती है ना, इसी से अपना शरीर कार्य करता है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रख लेना, श्वसन की, श्वसन कैसे अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। और ये रिएक्शन याद रख लेना, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, और 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये किसमें टूटेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु, और प्लस में क्या मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, अपने आगे जो अभिक्रिया का प्रकार है वो कौन सी अभिक्रिया है, अभी अपने वियोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिकारक तो एक ही होगा लेकिन वो टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक का निर्माण करेगा। अब कैसे करेगा, ये देखो आप, जैसे अपने पास यहाँ क्या है, एक अभिकारक है
कौन सा अभिकारक है, एक ए अभिकारक है अपने पास, ए अभिकारक। उसने कितने उत्पादों का निर्माण किया, बी और सी का। तो यहाँ पे तो 2 का क्या है, लेकिन हो सकता है डी का भी हो जाए। ऐसे 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा एक अभिकारक, एक अभिकारक, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो वियोजन भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे उसमें वियोजन, तो उसमें वियोजन में क्या होगा, उष्मा द्वारा वियोजन होगा, यानी कि अपन किसी चीज को हीट देंगे तो या वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाएगी, तो वो कौन सा वियोजन होगा, उसमें वियोजन होगा। अब अपन आगे चलते हैं तो वियोजन के उदाहरण देखते हैं। जैसे उसमें वियोजन का उदाहरण देखते हैं, तो उसमें वियोजन का उदाहरण देखो, जैसे फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, तो जब अपन इसको हीट देंगे ना, तो ये फेरिक ऑक्साइड में SO2 गैस और SO3 गैस में टूट जाएगा। तो ये कौन सा है, उसमें वियोजन का उदाहरण है। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, भूरे लाल रंग का होता है। ठीक है। और फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। ऐसे कैसे जो चुनापत्र होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको जब अपन हीट देते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, यानी कि बिना बुझा चुना और CO2 गैस में टूट जाता है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का अगला जो प्रकार होता है ना अपने पास, वो है वैद्युत वियोजन। अब वैद्युत वियोजन का मतलब देखो क्या है, वैद्युत वियोजन का मतलब है का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। तो ऐसा वियोजन जिसमें अपन जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उससे जो वियोजन होता है ना, वो कौन सा, वैद्युत वियोजन कहलाता है। यानी कि जब अपन किसी उसमें करंट लगाते हैं ना, तो जो वियोजन होगा ना अपने पास, जैसे पानी है, अब पानी में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा पानी, तो ये कौन सा वियोजन होगा, वैद्युत वियोजन होगा। ये इसका उदाहरण है अपने पास। अब देखो ये कैसे होगा, एक चित्र की माध्यम से देखते हैं अपन इसको। तो ये अपने पास जैसे एक प्लास्टिक का जग है, प्लास्टिक का जग। ठीक है। ये प्लास्टिक मग है अपने पास। अब इसमें क्या है, अपन ने 2 ग्रेफाइट की रोड लगा दी और नीचे रबड़ लगा दिया, ताकि ये पानी निकले नहीं यहाँ पे, और इसमें पानी भर दिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे 6 वोल्ट की एक बैटरी, ये देखो आपको दिख नहीं रही होगी, अब अच्छे से दिखेगी, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया इस बैटरी के, ताकि इसका करंट को चालू बंद कर सके। और क्या किया है अपन ने, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा वो अपने पास एनोड होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, कैथोड। अब देखो यहाँ पे, अब क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा अपने पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास आएगा, एनोड के पास आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कैथोड यानी कि नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब जब जल का वियोजन होता है ना, तो दो तो हाइड्रोजन गैस के अणु बनते हैं और एक किसका बनता है, ऑक्सीजन गैस का। तो अब देखो यहाँ पे जो अपन को ये खाली जगह दिख रही है ना, एक बार में इसको मिटाइए बता, अपन को प्रज्ञानली में खाली जगह दिख रही है ना, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन के अणु, एक ऑक्सीजन का अणु। तो जो ये आयतन ये रहेगा ना अपने पास यहाँ पे, तो देखो अब जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो डबल आयतन की रही लगभग ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। अब वियोजन का अगला प्रकार आता है प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है वो देखो। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है वही क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। अब इसके उदाहरण देखो, तो इसके उदाहरण है अपने पास, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जब उस पर अपन सूर्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं ना, तो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे कैसे, सिल्वर ब्रोमाइड है, उस पर जब अपन सूर्य का प्रकाश आपतित करवाते हैं ना, तो सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाता है, यानी कि Br2 में टूट जाता है। और जो ये अभिक्रिया होती है ना, इसका प्रयोग किसमें करते हैं अपना, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, पहले के ज़माने में चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें किसका उपयोग किया जाता था, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। तो अगली जो अभिक्रिया का प्रकार है अपने पास, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उनको क्या कहते हैं,
उष्माशोषीय अभिक्रिया है। शोषी शब्द से पता लग रहा है इनके यहाँ भी क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, उष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक ले रहे, आगे चलते हैं। अपना जो अगला अभिक्रिया का प्रकार है वो कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब भी क्या है, विस्थापित करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या डेफिनेशन इसकी, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे अपने पास CuO कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का, तो जब अपन इसमें लोहे की अभिक्रिया करवाते हैं इससे, तो लोहा क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट किसका, सल्फेट विलयन बन जाएगा फेरस सल्फेट का, यानी कि FeSO4 का विलयन बन जाएगा। तो इसको अपन देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कि ये कैसे हो रहा है। तो ये देखो अपने पास ये एक डायग्राम है, 1 मिनट। यहाँ पे देखो अपने पास इस तरह से व्यवस्था है कि अपन ने एक बीकर ले लिया, यानी कि एक फ्रकनली ले ली। अब इसमें कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलयन ले लिया अपने, ये नीला वाला जो विलयन है CuSO4 का विलयन है। अब इसमें क्या है, लोहे की किले डाल दे अपन ने और धागे से बांध दे इन किलों को। इस तरह से अपन ने एक पूरा सेटअप तैयार कर लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर जो ये लोहे की किले है ना, इनसे फेरस धीरे धीरे फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसा आपने को इस अभिक्रिया में दिखा रखा है ना, ये देखो जब ये फेरस है ना, ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को तो अलग कर देगा और फेरस सल्फेट का विलयन बन जाएगा, क्योंकि फेरस क्या है अपने पास, लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखो लोहे की कील पर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गए और CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण कर, यानी कि CuSO4 से किसका निर्माण हो गया, FeSO4 से। इस कारण जो ये अपने पास नीला विलयन था ना, ये हरे विलयन यानी कि FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर को कौन स्थापित कर देगा, यहाँ पे लोहा स्थापित कर देगा। ऐसी कैसी एक और अभिक्रिया है अपने पास, तो वो क्या है, देखो यहाँ पे 1 मिनट इसको जूम करता हूँ मैं। ये देखो जब जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाए गए ना, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील थे। तो ये भी किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास आ गए द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कैसे, अपने पास एक यौगिक के Na2SO2 यानी कि सोडियम सल्फेट और दूसरा है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। अब अपने पास क्या होगा कि यहाँ से सोडियम तो क्लोरीन के पास चल जाएगा और जो यहाँ पे बेरियम होगा ना, वो सल्फेट के पास चल जाएगा। देखो कैसे जा रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो BaSO4 यानी कि बेरियम तो सल्फेट के पास चल गया और जो अपने पास है सोडियम था ना, NaCl के रूप में किसके पास चल गया, क्लोरीन के पास चल गया। तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी अपने पास। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये जो अपने पास ये पूरी अभिक्रिया है ना, इसमें क्या है, ये बेरियम सल्फेट है ना, ये घुलता नहीं है, ये नीचे पेंदे पे बैठ जाता है, जैसे ऐसे ऐसे नीचे पेंदे पे बैठ जाता है। तो ये सफेद अविलेय अवक्षेप यानी कि ये सफेद कलर का एक अवक्षेप होता है जो अपने नीचे बैठ जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब अपना आगे चलते हैं। अब अपने पास जो अगली रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो कौन सा है, अपचयन एवं उपचयन। अपचयन एवं उपचयन, तो सबसे पहले अपन देखते हैं उपचयन। अब उपचयन क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसको भी क्या कहते हैं, उपचयन। उपचयन का सीधा सा मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की तो क्या हो, वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन।
अब देखो उपचयन के उदाहरण देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का क्या हुआ है, CO2 में क्या हुआ, उपचयन, क्योंकि क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऐसे कैसे कॉपर है, तो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, उपचयन, क्योंकि क्या जुड़ा है अपने पास, ऑक्सीजन। अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, अब कॉपर ऑक्साइड है ना, अब इसकी अभिक्रिया जब अपने हाइड्रोजन गैस से होगी तो हीट तो निकलेगी, उसके साथ ही कॉपर किससे अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन। वैसे इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, लेकिन अभी तक अपन ने अपचयन पढ़ा नहीं है ना कि अपचयन क्या होता है, तो अब इसी अभिक्रिया से अपन अपचयन को सीखेंगे आगे। तो देखते हैं आगे कि अपचयन क्या होता है। अब अपने पास है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण देखो, तो इसका उदाहरण है अपने पास, जैसे कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO है, तो उसका क्या हुआ, H2 से जब अपने पास अभिक्रिया हुई ना, तो एक तो हीट निकल गई, तो हीट तो निकल गई, तो हीट से यहाँ अपने कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ये समझना है कि यहाँ पे किसका तो उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो रहे हैं। तो अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ताकि अच्छे से देखिए आपको। अब देखो CuO है ना, यहाँ पे वो क्या रह गया, Cu रह गया, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो गया, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी ना, उसका किसमें, पानी में बदल गया, और क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर अपने पास जो हाइड्रोजन है ना, उसका तो उपचयन हो गया, उपचयन उपचयन क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया अपने पास। ये देखो ये ऑक्सीजन जुड़ गया ना इसमें H2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, ये देखो ये यहाँ पे, तो इसका तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब ऐसे देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था ना CuO, उसका क्या होगा, Cu में अपचयन हो गया, क्यों हुआ, कि ये जो ऑक्सीजन था ना अपने पास कॉपर ऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन है, ये हट गया ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन की कमी यानी कि ऑक्सीजन काटना, तो क्या होता है अपने पास, अपचयन होता है, तो अपचयन हो गया। उम्मीद करता हूँ उपचयन और अपचयन आपको अच्छे से समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन अपने पास आता है। तो अब देखो इस सभी क्रिया में क्या हो रहा है, इस सभी क्रिया में अपने पास देखो क्या हो रहा है, इस सभी क्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड तो किसमें, कॉपर में अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है, हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे अपचयन लिख लेना आप, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिसटाइपिंग है। तो जब अपने पास किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब दैनिक जीवन में अपने जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखेंगे। सबसे पहले संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है एक तरह से जंग लगना। संक्षारण का मतलब हम सामान्यतः ऐसा समझ सकते हैं कि जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लग जाना, कोई कॉपर होता है ना अपने घर पे, को मतलब तांबे के लोटे होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा टाइम तक पड़े रह जाते हैं, होते हो हरे हो जाते हैं। ऐसे देखो अब संक्षारण क्या है, संक्षारण देखो, संक्षारण का मतलब है जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, यानी कि संक्षारित हो जाती है। अब इसके उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, संक्षारण के उदाहरण। ठीक है, लोहे पर तो क्या होता है, जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के। अब इससे बचने के उपाय देखो, ये सब लेपन कर दो, विद्युत लेपन कर दो, पेंट कर दो, अपन ऑयल भी लगाते हैं, तो ये सब किससे बचने के उदाहरण है, जंग लगने से बचने के उदाहरण है। ऐसे कैसे, एक होता है अपने पास विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, तो विकृत गंधिता वसायुक्त और तेलीय सामग्री, यानी कि जो तेल में बनी हुई, जो अपने पास जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जैसे वो ज्यादा टाइम तक अगर जैसे नमकीन है वो वायु के संपर्क में आ जाएंगे ना, तो उपचयित हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन, यानी कि स्वाद खराब हो जाता है उनका, और उनमें बदबू आने लग जाती है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, विकृत गंधिता कहते हैं।
अब अपन विकृत गंधिता को रोकने के उपाय देखते हैं। अब विकृत गंधिता को कैसे रोकें? प्रत्योक्ष ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री, जैसे अपन अगर चिप्स को एक बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे ना, स्टील या फिर प्लास्टिक के में, तो वो खराब नहीं होंगे। और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स की पैकेट आती है ना, उनमें क्या आती है? नाइट्रोजन गैस आती है। और एक ठंडे कर यानी कि शीतलन द्वारा, ये सब किसको रोकने के उपाय है? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय है। ठीक है, अब अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।